चलिए अब देखते हैं जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। कल का दिन काफी ऐतिहासिक रहा क्योंकि सबकी निगाह टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट पर और उसकी वजह थी वक्फ पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की वजह से। तो ऐसे में सवाल ये उठा कि किसके पक्ष में कोर्ट का फैसला गया। कल तक ये लग रहा था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बारी में खुश हैं, लेकिन शाम होते होते बाजी पलटती सी नजर आई। जो पहले मुस्लिम नेता ये कह रहे थे कि हमारी जीत है, वही बाद में कमियां निकालने लग गए और उनको ये लगा कि हम तो यहाँ पर ठगे गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि जो रोक लगाने की मांग है वो वाजिब नहीं है। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ में। साथ ही होगी हमारी जनता कि आखिर वो क्या सोचती है इस वक्फ कानून पर। चर्चा की शुरुआत से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर कोई अपनी जीत बता रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक तो लगाई है, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि इस कानूनी जंग में जीता कौन? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के जिन 3 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है, उनमें वो प्रावधान भी शामिल हैं जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। ये फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। अदालत ने कहा कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से हो। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम न हो। कोर्ट ने इसके साथ ही राजस्व से संबंधित कानून पर भी रोक लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज की इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अनंत अमित है जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राजेश यादव कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में, माया सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजय उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, धीरा सिंह एडवोकेट, एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट, पवन सोम हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर और हाजी नाजिम खान हो सकता है कि हमें ज्वाइन करें जल्दी से। सर, आपके पास आते हुए बाजी पलटी सी नजर आई कुछ लोगों को। अब देखिए पूजा जी, कल के अंतरिम आदेश में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए लोकतंत्र की जीत है और न्यायालय का संयम जो बताता है कल का आदेश। साथ में न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो दोनों धर्मों के बीच में संयम बरतने के लिए जो आदेश है वो आदेश का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था पूजा जी, ये पहली ऐसी घटना थी वक्फ बोर्ड को लेकर जो कि मैराथन बैठक होती है, लगभग 2 बजे प्रारंभ होती है और रात के 2:30 बजे तक पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चलता है। और इसके लिए जो कमेटी बनी थी, कमेटी हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों का दौरा करने के बाद लगभग 50 बैठकें होती है। 50 बैठकों के बाद कितनी बैठकें करें, लेकिन मुस्लिम नेता तो अब भी यही कह रहे हैं ना कि आपकी वक्फ की जमीन पर निगाह है। पूजा जी, जब न्यायालय का आदेश आया था 11:30-12 बजे के आसपास, जो अंतरिम आदेश था, उसके बाद आपने देखा होगा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड के अधिकारियों से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक ने जिस तरीके से कल मीडिया में आकर जो कल के अंतरिम आदेश के विषय में जो लोग कह रहे थे और शाम को 5 बजते बजते वो पलट जाती है बाजी, इसलिए बदल जाती है। 128 पेज का आदेश है जो आज तक हम लोगों ने पूरा तरीके से अभी तक नहीं पढ़ा है। उस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है। और उस अंतरिम आदेश के बाद लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और जो धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को बचना चाहिए ऐसी चीजों से। और कल कौन करा धर्म की राजनीति? जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? देखिए, धर्म की राजनीति सभी, मेरे हिसाब से पार्टियां सभी कर रही हैं, दोनों दलों के लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जनता के ऊपर भी कर रहे हैं और धर्मों के, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर भी कर रहे हैं। लेकिन हम चूंकि बात चर्चा कर रहे हैं ये वाले वक्फ बोर्ड की जमीनों को, तो काफी हद तक मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि इस तरह के फैसले संविधान से प्रेरित हैं। आप कितनी पुरानी बातें कीजिए, उन पर कोई मतला नहीं, लेकिन अगर हम अपने संविधान को मानते हैं, हम अपने सुप्रीम कोर्ट को मानते
मानते हैं, तो हमें उसके फैसले का सम्मान करिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह से होना चाहिए। जिस तरह से अवैध जमीनों का कब्जा दिखा के बोल दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड की है, इसकी है, वो उसकी है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, उस पर सरकार को कुछ तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी पहल है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला लिया, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और मैं सुबह तकलीफ नहीं हो रही, तब तो जीत बताई जा रही थी, शाम तक होते होते फिर फैसले पर भी उंगलियां उठने लग गई, क्यों? ये बताया कि ये सिर्फ जीत वो बता रहे थे कि जिनकी जीत होने वाली थी, पर ये था कि ये जीत नहीं हुई है। अभी हम लोगों की तो खासकर जीत नहीं हुई, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी तो जीत नहीं हुई है। जिन लोगों ने तो यही कहा था ना कि दबे कुचले लोगों को हक दिलाने के लिए हम ये कर रहे हैं। कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? अभी भी तो पाला उन्हीं की पार्टी में जा रहा है जिन्होंने सारी प्रॉपर्टी। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि कल तक तो आप लोग यही कह रहे थे कि जीत हमारी है, जीत हमारी। देखो सुप्रीम कोर्ट से जीत करा। बिल्कुल उन्होंने ठीक से शायद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। उन्होंने क्या क्या कहा है उसके अंदर, जैसे उन्होंने कहा है तो उसने उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। किसने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने या सरकार के लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने जो जीत साबित करना चाह रहे हैं, जो अपनी जीत बता रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। अब वो जीत की जो जश्न वो इसीलिए मना रहे हैं कि उन्हें पता है अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अगर उनके पक्ष में दे दिया है तो फिर वो मलाई वही खाएंगे, तो फिर फायदा कहाँ होगा? दबे कुछ लोग। आप कह रहे हैं कि वो नेता, उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा था। सबसे पहले पूजा जी, मार्च 2025 में हमने जो संस्था है हमने समर्थन किया है, दिखाओ अपने कैमरामैन से, हमने समर्थन किया था कि ये बिल यतीमों के हक में है, गरीबों के हक में है, बेवाओं के हक में है और जो असहाय है उनके हक में है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उन वरिष्ठों से, उन मुस्लिम रहनुमाओं से, उन राजनेताओं से जो छाती पीट पीट के कह रहे थे मुसलमानों से कि आपके मदरसे छीन जाएंगे, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आपको पढ़ने का हक छीन लिया जाएगा, आपको बंधक बना लिया जाएगा। और मस्जिदों से ऐलान कराया गया था और एक QR कोड के माध्यम से वोटिंग कराई गई थी। आज उनके मुंह पर तमाचा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने यह कहा है कि ये बिल रिजेक्ट नहीं हो सकता, ये गरीबों के हित में है, ये यतीमों के हित में है, ये उन सब गरीबों के हित में है जो वर्षों से मलाई खा रहे थे। परेशानी वाली बात तो ये है ना, अभी भी तो कुछ ऐसा खुल के फैसला नहीं हुआ है ना। बात तो अभी जो है अभी तो वही बने हुए हैं ना, अभी तो वही बने हुए हैं, स्थिर वही है। ये सरकार के हाथ में क्या वही है क्या? जो मुसलमान ही अभी इसमें ज्यादातर बने हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, सरकार के हाथ में जाएंगे ना, गैर मुस्लिम भी बात हो तो गई। एक मिनट, अभी हमारी जो प्रवक्ता हैं मुस्लिम बहुत अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन आज ये बहक रही हैं, इनकी जुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि इन्होंने ये विरोध किया था कि हमें हिंदू नहीं चाहिए। जहाज चलाने वाला हिंदू, डॉक्टर हिंदू, मुझे बोलने दो आराम से, वारी है आपकी। ये कहा था उन बैरिस्टरों ने, उन राजनेताओं ने। जो बैरिस्टर चिल्ला रहे हो, कौन से बैरिस्टर का जिक्र करना चाह रहे हो? जुबान से नाम क्यों नहीं ले रहे हो? ओवैसी साहब ने ये कहा था कि ओवैसी साहब के समर्थक आए नहीं। मेरी बात, उन्होंने ये कहा था कि आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी, आपके मदरसे छीन ले जाएंगे। बरगलाया था गरीबों को और मस्जिदों में ऐलान कराकर QR कोड से वोटिंग कराई थी। आप तो खुश हो ना? मुझे पूरी बात तो करने दो ना। फिर उन्होंने ये कहा था कि हमें हिंदू नहीं चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब, जो पायलट है वो हिंदू है, डॉक्टर है वो हिंदू है, प्रधानमंत्री वो हिंदू है और जो आपको पढ़ाने वाला टीचर वो भी हिंदू था। तो हिंदू से इतना विरोध क्यों, हिंदू से इतना नफरत क्यों? ये देश हिंदुस्तानियों का है और मेरा समाज जो आप कह रहे नफरत नहीं है, उनके हक की बात, वो अपने जो हक की बात कर रहे थे, ये उनकी नफरत है। ये हक की बात कैसे कर रहे थे? मतलब हिंदू नहीं चाहिए तो नफरत होगी ना। तो जो है वही जाना चाह रही, मैं आपके पास आ रही हूँ जल्दी से। किस तरह डिकोड करेंगे कोर्ट के फैसले? एक्चुअली जो ये आज कोर्ट का फैसला है वो पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये वक्फ जो भी अमेंडमेंट एक्ट बनाया था उसकी फेवर में एक तरह जाता है, क्योंकि एक तरह से इंटरिम आदेश है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से 3R और 3C में थोड़ा उन्होंने माइनर सा अल्टरेशन के लिए, क्योंकि प्राइमा फेसा इन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसमें जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात हो रही है, तो कैसे कोई कलेक्टर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को तय करेगा कि ये 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी केवल उसके ऊपर छोटी सी एक इंटरिम रोक लगी हुई है। की पावर को लेकर भी कल शाम तक चीजें क्लियर हो गई। करेक्ट। अब जो डीएम साहब हैं, क्योंकि डीएम साहब क्योंकि इसमें क्या कहा है कोर्ट ने कहा है कि भाई ये मामला जो है वो अदालतों में जाना चाहिए, ना कि वो तय किसी कलेक्टर के द्वारा किया जाए कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, क्योंकि 5 साल की बात हो रही है। दूसरा, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक केवल सरकार का जो मोटिव था इस पूरे वक्फ बिल के पीछे वो ये था कि जिस तरह से जो मुस्लिम हैं उन मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं उनकी आबादी को रोकना या वो नहीं था
कैसे उनका कल्याण हो, उस कल्याण को वक्फ बिल के माध्यम से हम लोग सरकार इम्प्लीमेंट करना चाह रही मतलब थी। कुछ चंद लोगों के हाथ में ना रह जाए सारी पावर, सारी Correct, correct. जमीनें इस वजह ना से रह जाए। हाँ करेक्ट, इसी वजह से ये पूरे बिल में अमेंडमेंट लाया गया था। तो बहुत थोड़ी सी अल्टेशन है, मैं इसको देखता हूँ कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे बिल को एक तरह से पास किया है। छोटी मोटी अल्टेशन हमेशा जब भी किसी बड़े कानून को बनाया जाता है तो छोटी मोटी खामियां उसमें रहती हैं, वो पूरी कर ली जाएंगी। आप क्या कह रहे थे? जी पूजा जी, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए थे 1995 में। 1995 के बाद हमारी सरकार 11 वर्षों से हमारी सरकार है, और हमारा ये था कि मुस्लिम समाज का हो चाहे देश का किसी समाज का हो, जो अंतिम पादान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे हमारी योजनाएं पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य था। और आज 2,97,000 एकड़ पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की जमीन है। लेकिन मैं पूजा जी, यहाँ जितने भी लोग होंगे, जितने पैनलिस्ट हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आपके नजर में एक भी अगर वक्फ के सपोर्ट में गरीब लोगों, गरीब मुसलमानों के हित में अगर कोई प्रॉपर्टी काम कर रही हो तो आप बता दीजिए। लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर काम कर रही है तो कई लोगों के पास जाऊंगी जल्दी से, है क्या लोगों के हित में काम कर रहा था क्या? लोगों के हित में कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, लोगों के हित में कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड कभी ये नहीं कहता कि ये हॉस्पिटल हमारा है, वो कहता है मदरसा हमारा, ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन ये नहीं बोलता हॉस्पिटल हमारा है, मस्जिद हमारी है। कहते तो है मस्जिद हमारी है, मस्जिद हमारी है, हॉस्पिटल कौन सा है? तो सही लड़ाई है ना। हॉस्पिटल कौन सा है? यूनिवर्सिटी कौन सी है? स्कूल कौन सा है? जवाब दे दे कोई। उस पर भी तो दावा कर ही देते हैं वो। सवाल मैं आ रही हूं जल्दी से आपके पास में। अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश भी आ गया, कि आप जनता क्या सोचती है इस पर? हम भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले जो बैठ के मलाई खा रहे थे, जो रहनुमा, मौलवी, ओवैसी, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करती है, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो गरीब जनता है, जो गरीब मुसलमान है, जिनको कुछ नहीं मिल पाता है, उनके हक का बिल है, तो आप लोगों को विरोध किस चीज़ का? क्यों? इसीलिए कि आप लोग जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हो, सारी संपत्ति हटिया के बैठे हो, वहाँ पे रेंट आता है, रेंट का पैसा कहाँ जाता है, हिसाब दो ना, वो सारा हिसाब दो। तो और उन हिसाब देने में तकलीफ हो रही थी, उनके पेट में दर्द था, उनके पेट में दर्द है। जल्दी से आ रही हूँ, किस किस के हो रहा है पेट में दर्द? मैम, वक्फ बोर्ड जब ये संस्था बनी थी, मुसलमान का बना था, मुसलमान भाइयों ने, उसका मतलब ये था कि वक्फ बोर्ड से हमारे जो है बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोला जाएगा, हमारे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे जो भी सुविधाएं होंगी, अगर कोई सामाजिक आपदा आती है, वैसे आते तो उसको जो उसको प्रावधान किया जाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड को क्या किया है, इन राजनेताओं ने, कुछ चंद लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कर ली, और उस पर्सनल प्रॉपर्टी में ये लोग क्या करते थे कि अपने हिसाब से उसको यूज करते थे। बड़ी अच्छी बात है, देखिए जब चला था तब चला था ये चीजें, अब जब नई सरकार आई है उसको अमेंडमेंट करना चाहती है। उससे पहले तो बात ये आ गई ना कि लोगों की संपत्ति है पर्सनल, जिस पर वक्फ का कब्जा। मैडम, मैं तो लीगल इशू पे बोलूँगा कि जो अभी इंटरिम ऑर्डर हो रहा है, तो अभी जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बोला, कोई मतलब मैं पार्टी से नहीं रिलेटेड होके, कि ना अभी ये एकदम इनिशियल स्टेज है। कोई भी मुकदमा आता है तो कोई भी मुकदमा जो आता है, लाउड से, जनता सुन नहीं पा रही आपको। कोई भी मुकदमा जो आता है, उस मुकदमे में दो है कि मुकदमा आता है, कोई उससे एग्रीव्ड है, उसने उसको जैसे यहाँ पे जो है पार्टीज ने उसको चैलेंज करा है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास स्क्रूटनी में जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक इंटरिम ऑर्डर करा है। वो इंटरिम ऑर्डर अभी किसी के लिए भी कोई बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। इंटरिम ऑर्डर अभी इंटरिम ऑर्डर है, ये इंटरिम ऑर्डर फाइनल भी हो सकता है। इसमें आगे फर्दर इंटरिम ऑर्डर का कल दोनों पक्ष स्वागत कर रहे थे अपने अपने हिसाब से। ये तो प्योरली पॉलिटिक्स है, ये प्योरली दोनों पक्षों की तरफ से इस पर चर्चा करनी पड़ गई, फिर बाद में लोग कह रहे हैं कि हमारे पक्ष का नहीं, ये किसी अभी जो हमारा जो लीगल, जो अगर किसी भी आप लीगल से पूछेंगे तो ये किसी के पक्ष का भी नहीं है। एक मुकदमा है, क्योंकि मुकदमा जब तक चलेगा और किसी भी मुकदमे के डिस्पोजल होने में समय लगता है, और वो इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना बड़ा इशू है, तो ये एक दिन में डिसाइड नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने अभी इंटरिम की, अभी इनिशियली कोर्ट को कुछ चीज़ें लगी, जैसे कि जो 5 साल का जो एम्बार्गो था, तो उन चीज़ों को कुछ पे स्टे करा है। बाकी अल्टीमेटली सारी जब फाइनल आर्गूमेंट्स होंगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन क्या होता है, हो सकता है ये इंटरिम ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाए, और हो सकता है ये इंटरिम ऑर्डर जो है वो है, क्योंकि हर इंटरिम ऑर्डर जो है वो फाइनल ऑर्डर में मर्ज हो जाता है। तो इंटरिम ऑर्डर तभी तक है जब तक ये मुकदमा फाइनलिटी की स्टेज में, जब तक है तब तक तो वही मानने हैं, तब तक तो वही लागू है। अभी उन्होंने स्टेटस क्यों करा एक तरह से, कि जो भी कुछ जो चीजें थी, कि जैसे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो है, तो
कुछ जो कंटेंशियस इशू पहले थे, तो डीएम की पावर पर खुशी हो गई थी कि हाँ, दूसरा ये कि भाई गैर मुस्लिम्स की जो एंट्री थी, ऐतराज इन्हीं सब बातों पर थे, तो उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव अभी कुछ नहीं करा। ये था कि गैर मुस्लिम्स नहीं आएंगे, तो कोर्ट ने अभी इंटरिम ऑर्डर में गैर मुस्लिम को कंफर्म कर दिया। साथ साथ कितने रख लो भाई, इधर 4 रख लो, उधर 3 रख है लो, ना, तीन का कर लिया, 4 का कर लिया। सीओ जो है आपका वो भी सजेस्टिव है, वो भी ऑर्डर नहीं है, अथॉरिटेटिव नहीं है कि सीओ और चेयरमैन जो है, जैसे हम SC ST का जो प्रावधान है तो उसमें है कि भाई अगर कोई SC है तो जो IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो SC कम्युनिटी से होना चाहिए, अगर नहीं होता तो दूसरा भी हो सकता है। तो यहाँ हिंदुओं के लिए भी ओपन करा गया है, लेकिन अभी किसी के लिए भी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी ये इनिशियल स्टेज है। मतलब जो बातें रखी जा रही थी कि हमको इन पर ऐतराज है, वो एज इट इज बनी हुई है, बनी हुई है, उसमें कोई है ना, वो सारी की सारी है। नहीं पूजा, हम आप लोग की एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है, क्या हो गया, मामला हल्का है क्या ये? नहीं पूजा, हमें बहुत खुशी है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ओवैसी बंधु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें हक नहीं देता। हमें खुशी इस चीज़ की है कि आज न्यायालय ने वो निर्णय किया है जो ऐतिहासिक निर्णय होने वाला है, गरीब पसमानदा समाज के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, समाज के लोगों के लिए है क्या पसमानदा ये? मतलब पिछड़ा। पसमानदा का मतलब है, पसमानदा अरबी का शब्द है, पिछड़ा जो हिंदुस्तान का कम्प्लीट मुसलमान है। मतलब पसमानदा के अलावा अगर कोई उच्च जाति की अगर पिछड़ी महिला होगी तो आप उसको नहीं देंगे? उसको नहीं देंगे आप? तो अपने हक की बात कर रहे हैं, मैं पिछड़ा, हमें तो पूछ ही नहीं रहे थे, मैं पिछड़ा कर रहा हूँ। पूछ ही नहीं रहे थे। अरे सुनो मैडम, सुनो एक मैडम सुनो, पर्सनल लॉ बोर्ड में कौन सा पसमानदा है? सब का सब अशराफ लोग हैं। अशराफ कौन लोग होते हैं? सैयद, शेख, मुगल, पठान। हमें कहाँ रखा है इन्होंने? हमें रखा टाइल पंचे बनाने के लिए। हमें कहाँ रखा है? हमें रखा कहाँ है? बताइए कब? बोले तो आप महिलाओं की बात है, कब महिलाओं को रखा है? कब बताइए हमें, कब हमें टिकट के लिए हमें बुलाया गया है? कब हमें किसी आयोग का सदस्य? ईमानदारी से मुझे आप एक बात बताइए कि कितनी महिलाएं चाहती हैं कि हमें इन्वॉल्व किया जाए या हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए? बहुत कम परसेंटेज है ना ऐसी महिलाओं। नहीं, मैं बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पढ़ी लिखी मुसलमान महिलाएं नहीं है। मौलाना आज पढ़ी लिखी है, उसके बाद नहीं, उसके बाद भी नहीं, उन्हें मौलाना है उन्हें आज भी दबाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत हैं मुस्लिम समाज में है, लेकिन उनको ये लोग आगे नहीं देते। वो महिलाएं अपने हक के लिए चिल्लाती रह जाती हैं। मैं बहुत ऐसी महिलाओं को जानती हूँ दिल्ली के अंदर भी, पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, लेकिन उनका जो सभ्य समाज है जो इन लोग का है वो नहीं आगे आने देता, बिल्कुल नहीं आने देता। मेरे मुस्लिम प्रवक्ता अभी तक ये तय नहीं कर पाई, ये पक्ष में विपक्ष में। मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, फैसले को अच्छा सुनो, मैं ये कह महिलाओं के लिए, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने पसमानदा हैं। पसमानदा नाम जब लिया तो ये उछल गई, पसमानदा कितने पसमानदा है और कितने 70 साल पहले पसमानदा मंत्री रहे, एक नाम बताओ। अब पसमानदाओं की बारी आने वाली है, तो ये पसमानदाओं के, आप ठीक से बोलिए, मैं उछली नहीं थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि पसमानदा के अलावा और भी समाज की तो हम उनको भी देखेंगे। अगर उन्होंने वैसे जैसे बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी जो कौम के लोग थे, उन्होंने अगर काम किया है, अगर उनको दिया है तो हम उनको उठाने का भी काम करेंगे। हम सब दान किसके लिए होता है? गरीबों के लिए। इनको ये नहीं पता कि दान किसको दिया जाता है। गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए। क्या अशराफ गरीब है? क्या वो सिया गरीब है? क्या वो सैयद गरीब है? उनको क्या बात कर रही है? लोग मुस्लिम ही आपस में बट गए। नहीं, मैं सबसे पहले महिलाओं की बात करती है। महिलाओं के स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। तो क्या वहां सारी मुस्लिम महिलाएं उसका समर्थन करती नजर आई? 3 तलाक का मुद्दा था, मैं वक्त पे आता हूं। 3 तलाक का मुद्दा था, बुरके का मुद्दा था। एक सेकंड मैम, आपने किया होगा, लेकिन आपने देखा कि बुरके के मुद्दे पर कितनी ज्यादा फजीहत झेलनी पड़ी सरकार को। आपने देखा 3 तलाक के मुद्दे पे आज भी मुसलमान औरतें नहीं मानती हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता है। कौन आगे नहीं आने देता है? जो मौलाना कौन होते हैं, उलेमा कौन होते हैं, जो आपके यहाँ आपकी मस्जिदों में बैठ के ऐलान करते हैं, फतवा जारी करते हैं। एक सेकेंड, तो ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। मैं आपको भी कह रहा हूं मैम, ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। आप लोग उठ के आगे आइए, आप उनके अगवा बनिए। आप उनको बताइए कि ये वक्फ बोर्ड ने जो सारी संपत्ति हथिया के रखी है, ये उनका नहीं है, ये यतीमों का है, ये जो विधवाएं हैं उनका है, आपके हक का है। यहाँ कोई हिंदू लेने नहीं जा रहा उसको।
आप ही के पास बटनी है। आप, हम तो ये कहते हैं कि आप गरीबों को दो, तुम मलाई क्यों खा रहे हो? तुमने वहां कारखाना क्यों खोल रखा है? तुमने वहां दुकान खोल के उसका रेंट क्यों खा रहे हो? दोनों गरीबों को हॉस्पिटल पर्पस तो वही था ना। पहले तो बता रहे हैं 57 मुस्लिम कंट्री है, कहीं भी वक्त कानून का कहीं भी प्रावधान नहीं है। उसके बाद जो हम लोग संविधान बना क्या नहीं है? वक्त बिल का प्रावधान कोई कहीं भी किसी का भी संविधान में नहीं है। जो हमारे यहाँ संविधान जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसमें वक्त बिल, वक्त कानून का कोई उस चर्चा का क्या औचित्य रह गया फिलहाल? और उसमें जब कानून वक्त बिल कानून कब बना 1954 में, फिर उस लागू कब गया 1995 में, और 2013 में तो उसमें आग लगा दिया गया। क्योंकि आपका जमीन होगा तो आपको जाना ट्रिब्यूनल कानून में देना, वो कौन बैठेगा? मुल्ला मौलवी मुंशी हाफिज कामिल फाजिल मुफ्ती मुकर्रम बारी, यानी कि आपका कोई प्रावधान उसमें नहीं है। वही कानून को सुधार किया जा रहा था, ये लोग बिल खिला रहे हैं। पहले तो बता रहे हैं, उसके बाद देखिए दिक्कत किसको हो रही है ज्यादा? सबको हो रही है। कौन लोग हैं वो तो सब, वो उसके बाद कौन उसमें सब जाते हैं। जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी ना, जिससे उनको रेंट आ रहा था, जो वो प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से बेच ले रहे थे, दिक्कत उनको हो रही है। गरीब मुसलमान तो चाहेगा कि हमारे लिए बने, हॉस्पिटल बने, शिक्षा आए। अभी हमारी मैडम ने बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज भी हमारे देश की मुसलमान माताएं बहनें उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि अपने हक के लिए बात कर सके। मैं आपको अभी बता देता हूँ, आज से 2 महीने पहले जब वक्फ बोर्ड का विरोध हो रहा था, किसी बच्चे से पूछा गया, आपके मीडिया जैसे कर्मी ने पूछा, बेटा ये बताओ इसमें क्या है? वो पहले सक बकाया कि मुझे मारने ना लगे। बोले बेटा बताओ, कोई नहीं बोलेगा। बोले कि हमें ये बताया जा रहा है कि अगर ये कानून आ गया तो आपका मदरसा बंद हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं जो अब यहाँ इन लोगों का अपना दफनाते हैं वो बंद हो जाएगा, कब्रिस्तान बंद हो जाएगा, आपका जो क्या कहते हैं जो जमीनें हैं या आपको जो हम लोग जो देते हैं वो बंद हो जाएगा। उसके खिलाफ भारत सरकार ने ये किया है कि हमें उन लोगों को दबाना है जो हमारे बड़े भैया कह रहे थे, पसमानदा मुसलमानों को उठाना है। पसमानदा मुसलमान वही है जो बेचारी माताएं बहनें बच्चे बूढ़े गरीब होंगे, उनको उठा के नीचे से ऊपर लाने हैं। भारत सरकार की ये नीति है। लेकिन ये बरगलाने वाले लोग कौन है? ओवैसी पर्सनल बोर्ड, सिर्फ ओवैसी है ये जो जिनका आप ऐलान कर रहे थे कि लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहे हैं, कौन लोग हैं वो? हाँ, कुछ मौलाना भी है, मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर मौलाना भी मुट्ठी भर ही है। हाँ, मुट्ठी भर ही है। तो मुट्ठी भर ना, वो मुट्ठी भर है, वो दिमाग बहुत चालाक है उनका। तो वो जादू है। इतने लोगों को प्रभावित कैसे कर रहे हैं कि लोग आवाज बुलंद करने लगते हैं कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है? ये कौन आते हैं? नहीं, आप जानते हो कि राजस्थान में भेड़ बकरी होती है, उसमें एक ही होता है मेढ़ा जो सबको निकलता है। तो सेम मुसलमान पढ़ने दिया नहीं, मदरसे के चक्कर में लगा कर रखा, बेटी को छोटी हुई शादी कर दी। आप देखो, लेकिन आज तो हालात बेहतर हुए मुसलमानों के, ऐसे तो नहीं कि सभी मुसलमानों का ऐसे हालात। 70 साल की जख्म, 70 साल कैंसर, 70 साल की तबाही, क्या मैडम क्या 10 साल में खत्म हो सकती है? अभी समाज जागरूक हुआ है, अभी परिणाम आने बाकी है, 100 साल लगेगा इस समाज को आगे आने में। ये 2 दिन काम नहीं है, ये 10 दिन काम नहीं है। सुन लो मुसलमान भाइयों, आप किसी का भय का मत माना। आपको मैं, बड़ा मीडिया चैनल है भारत 24, इसके माध्यम में कहना चाहता हूँ, आप शिक्षा पे ध्यान दो। आप शादियों में इतना धन ना लगाओ कि जो आप बर्बाद हो जाओ। शादी में कम खर्चा करो, पढ़ाई पे खर्चा ज्यादा करो, और खासकर अपनी बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि बेटी वो एक दान है कि जो कन्यादान करने के बाद भी सदैव आपसे प्यार करती है, आपके घर की रक्षा भी करती है, घर भी बनाती है और संस्कार भी आगे लेके जाती है। तो बेटियों को पढ़ाना है और बेटी को आगे लेकर जाना है। शादियों में खर्चा कम करो, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दो, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। जी पूजा जी, भी वकील साहब कह रहे थे इस अंतरिम आदेश के बाद सुखी और दुखी होने की बात। तो हमारी सरकार ने लोकसभा, किसी भी कानून को बनाता है लोकसभा और राज्यसभा, तो उन दोनों सदनों में जब हमारी सरकार ने इस बिल को लेकर आया, बिल पास हो गया, ये कानून बन गया, उस कानून को चैलेंज करने के लिए कुछ धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जिस तरीके से कोर्ट में गए हैं, तो उस कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, उस अंतरिम आदेश के आधार पर जो हुआ उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन पूजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बार बार आप डीएम और डीसी की बात कर रहे थे, ये बताइए कि देश की आजादी के बाद यहाँ तमाम लोग हैं, मुझे लगता है कि सारे लोग किसी ना किसी गांव से आते होंगे। गांव की जमीनों का कस्टोडियन कौन होता है? आजादी के बाद से डीसी होता है या डीएम होता है जिले का, वो कस्टोडियन वही होता है। तो हमारी सरकार ने लोकसभा राज्यसभा में जब बिल लेकर आए, तो जो अधिकार पहले से दिया गया था उसी अधिकार की पुनर्वृत्ति की गई उस आदेश में। और जिस तरीके से कल अंतरिम आदेश में भी कोर्ट ने कहा है कि उसका कस्टोडियन जो होगा डीसी और डीएम होगा, क्योंकि आजादी के बाद से हर जमीन का कस्टोडियन होता है वो डीसी और डीएम ही होते हैं।
ओवैसी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपके मकान जो है उसके पेपर वो कहाँ पे हैं? वो म्यूनसिपलिटी में है या सब रजिस्ट्रार के पास में है या डीएम के पास में है या तहसील में? आपकी जो खेती है, जो बागान है, उसके पेपर किसके पास है? मतलब वो पेपर सारे डीएम, एसडीएम, तहसील में होने चाहिए। हमारे मस्जिदों के पेपर, हमारे मदरसों के पेपर, हमारे कब्रिस्तान के पेपर वहाँ नहीं होने चाहिए। वहाँ पेपर नहीं दिखाएंगे। ये दोहरा मापदंड क्यों है? हिंदुस्तान का मुसलमान सुन लो, जो तुम्हारी जमीन है वो डीएम के अधीन है, तहसील के अधीन है, तुम्हारे मदरसे भी, तुम्हारी मस्जिद भी, और जहाँ तक जितने भी धर्म स्थल हैं और सब डीएम और एसडीएम के अधीन होते हैं। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको बहुत एतराज है वक्फ पे? नहीं, एतराज नहीं है। अब वो जो बेड़ी थी ना, इनकी जो बेड़ी थी अशराफों की, वो खुल गई है, तोड़ दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने ऐसी बेड़ी तोड़ी है क्या वो बेड़ी के छल्ले सब पसमंद समाज घर में जाने वाले हैं। साथ और भी लोग हैं या सिर्फ आप ही झंडा बुलंद कर रहे हैं अभी तक? अब चेक कर लो कितने लोग हैं। अब तो बिहार आई है ना, मैंने कहा जागरूक हुआ है। अब इनके मुंह पर तमाचा है। अब इनको लेकिन आप हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, कुछ महिलाएं आ गई हैं जिनको 3 तलाक कानून के बाद फायदा हुआ। अभी कुछ लोग, अब कुछ के हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं है मैडम जी, कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ हैं। क्योंकि हमारा हिंदू भाई हमारे साथ खड़ा हुआ है। जिसका रक्षक हिंदू हो, जिसका रक्षक राम हो, जिसका रक्षक कृष्ण हो, जिसका रक्षक महादेव हो, वो कभी हार ही नहीं सकता। अल्लाह, इसका मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप? जब ये बताइए, अगर जिसके रक्षक वो है हिंदू होने चाहिए, तो ये जो राम मंदिर का बना है तो उसमें मुसलमान को भी बिठाइए ना, उसे मुसलमान को भी बिठाइए। जब आप वक्फ बोर्ड में हिंदू आ सकते हैं तो मुसलमान उसमें राम मंदिर वाले। सुनो बहन जी, सुनो जरा, सुन लो मेरी बात। अगर भारत सरकार सनातन बोर्ड बनाएगी तो अवश्य हिंदू आएगा। ये जो मंदिर है, पहले इनसे तो पूछ लीजिए। सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। ये मंदिर है और मंदिरों में संगठन, संस्था, समाज होता है। मेरी मस्जिदों में समाज होता है, वक्फ बोर्ड में भारत सरकार की संस्था है। अगर ये सनातन बोर्ड बनाते हैं तो मुसलमान ये 3 हो रहे, हम 4 रखेंगे। मुसलमान भी आएंगे। पूजा जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पूजा जी, देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में, बहन जी, दीदी, आपके लिए जवाब है। देश में, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में देवघर भी एक ज्योतिर्लिंग है। वहां पर जो कमेटी बनी हुई, कमेटी का सचिव कौन है मालूम है? हफीजुल अंसारी, जो कि झारखंड के मंत्री है। और वो किसकी मंदिर है? वो जेएमएम से है। कांग्रेस और जेएमएम की अलायंस, और मुस्लिम है, और वो सचिव है देवघर जी, वैद्यनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट का। ठीक है। दूसरी बात पूजा जी, मैं आपके सामने देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार कृत संकल्प थी कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में बिल लाना है, उसके पीछे क्या कारण था। अमित शाह जी ने लोकसभा में प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में 10 लाख ऐसे प्रॉपर्टी है जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जिसको कि उन गरीबों के लिए होना चाहिए था। लेकिन वो बड़े बड़े लोग, जो खान साहब लोग जो बैठे हुए ना लोकसभा से राज्यसभा में, तमाम जो ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास वो पड़ा हुआ है। और दूसरी बात, दिल्ली के अंदर एक 5 सितारा होटल है। उस 5 सितारा होटल का किराया कितना आता है पूजा जी मालूम है? सिर्फ 1 रुपए। 1 रुपए महीने के किराए पे वक्फ बोर्ड ने उनको जमीन दे रखा है। एक एग्जाम्पल है ओबराय होटल। गोड्डा की जो जमीन है, वो जमीन वहां के ग्रामीणों ने दिया है, और वो सरकार की जमीन नहीं थी, वो रियायतों की जमीन थी। जिससे नहीं, सरकार मीडिएटर का काम कर रही थी। लेकिन मुद्दा अभी जी, कब्रिस्तान की जमीन कौन सी जमीन होती है? कब्रिस्तान की जमीन, बहुत सारी ऐसी सरकारी जमीन है जिसपे कि वक्फ और कब्रिस्तान के लोगों ने कब्जा कर रखा था, और ये बिल आने के बाद वो सरकारी जमीन मुक्त होंगे। जीआईपी मॉल को बेच दी गई, उस पे किसी ने, मुसलमान ने मुद्दा नहीं उठाया। यहाँ के एक रसूखदार आदमी ने, जो कब्रिस्तान की जमीन थी, जीआईपी को बेच कह रहे हैं। लेकिन अशोक स्तंभ पर उठाने वाले सवाल कौन है? उसको मिटाने वाले लोग कौन है? कहाँ पर? अशोक स्तंभ को हटाने वाले आप कभी कश्मीर गए हैं? कभी गए? वहाँ पे जितना भाईचारा हिंदू मुसलमान में, मैं खुद देखी। अशोक स्तंभ को हटाने एक मिनट, वही भाईचारा जहां 90 में चावल के डब्बे में काट दिया गया था, वही भाईचारा। आप भाईचारे की बात करती हैं। सबसे बड़ी बात है वो हमारे देश का चिन्ह है। वो कहते हैं हमारे धर्म की पहचान है। और जो नोट के ऊपर अशोक स्तंभ होता है, पासपोर्ट के ऊपर भी होता है। दिल के पास रखते हो जेब, और उसी जेब में अशोक स्तंभ रखते हो। उस पे क्या बोलेंगी बहन? नहीं मैम, मैं भागलपुर की कौन सी जमीन है मैं जानना चाहता हूँ। मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ। 1 सेकंड, नहीं, आपने बोला मैम, आपने बोला अगर आप डिबेट करती है तो आपके पास नॉलेज उस चीज का होना चाहिए। कोई खड़ा हो सकता है उस जगह से। भागलपुर की कोई जमीन नहीं है, बिहार में कोई जमीन नहीं है, झारखंड की जमीन है, वो भी गोड्डा में, वो भी निशिकांत दुबे के क्षेत्र में। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग कहते हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं कि
कौन से मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश नहीं है। हम देते हैं उनको अधिकार। गुरु गोरखनाथ के यहाँ जाके देखिए, गोरखपुर में, आप तिरुपति में देखिए, आप कहाँ हम नहीं देते हैं। हम देने के लिए तैयार हैं। आइए, आपके अंतस में अरे रसखान हुए हैं, अरे इसी हिंदुस्तान में रसखान हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हुए हैं, यही रहीम हुए हैं, यही कबीर हुए हैं, कहाँ नहीं है। हम उनको अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप नहीं अपना सकते मैम, आप नहीं अपना सकते। आपके मस्जिद में हम गीता नहीं पढ़ सकते, हमारे यहाँ कुरान पढ़ा जा सकता है। इन्होंने बोला भाईचारे की बात है। नहीं मैम, अमरनाथ यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा होती है मैम। अमरनाथ यात्रा में मैं आपको बता देता हूँ, 3 कमांडो आपके पीछे लगे, 2 कमांडो आपके आगे लगे रहेंगे, 3 कमांडो आपके पीछे लगे रहे, तब जाके अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अब पूरे आप कोने कोने में देखे होंगे ना, अगर जो भाई गए होंगे अमरनाथ यात्रा में। मैडम एक मिनट, भाईचारे की बात हुई है, कश्मीर में भी भाईचारे की आप बात कर रही है ना। मैं आपको बता देता हूँ, आप कोने कोने देखेंगे, जैसे चिड़िया पक्षी होती है ना, वहाँ हमारी आर्मी खड़ी होती है कि हमारे जो यहाँ से जनता जा रही है, लोग जा, उनको नुकसान ना हो। आप भाईचारे की बात करते हैं कश्मीर में? भाईचारा नहीं है, आप ये नहीं है मैम, कश्मीर में भाईचारा। जिस दिन अमरनाथ से जिस दिन हमारे फोर्स से हट जाएंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि हमारा भाईचारा है। लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ तो वहाँ पे वही भाईचारा कुछ लोगों ने निभाया था। वहाँ पर लोगों को बचाने वाले, लोगों को उठाने वाले, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते मैडम। अभी कुछ चुनिंदा लोगों की खातिर आप पूरे भाईचारे को बदनाम नहीं कर सकते। अभी भी इस धरती पे कलाम साहब जैसे लोग जिंदा हैं, हम उनको मानते हैं। जिस धरती पे कलाम साहब लोग पैदा हो जाएंगे, हम उनको दिल से लाएंगे। ये 1990 के बाद, लेकिन जब 1990 के बाद और अशफाक पैदा होंगे तो इनको हम खत्म कर देंगे। तो अखलाक अशफाक तो किसी को नहीं चाहिए ना। इन भैया ने बड़ा चिल्ला के बोला कि वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी में करते हैं। आप कोई गए, आप जाइए, देखिए पूरे वैष्णो देवी में, देखिए कश्मीर के अंदर बकवास यहाँ बकवास करने से आपकी बात खत्म नहीं होगी, फालतू फंड में चिल्लाने से आपकी बात नहीं हो जाएगी। पूरे वैष्णो देवी में पूरे मुस्लिम भाई पूरी सेवा पूरी कराते हैं हिंदू यात्रियों की। आप इसमें चले जाओ, काम भी है वो, नहीं उनका काम है पूरी श्रद्धा से करा, उनकी रोजी रोटी चलती है तो पूरी ईमानदारी से पूरी कराते हैं। वो पहलगाम में भी कराते हैं, कश्मीर में भी कराते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रही कि भाईचारा, लेकिन ये उनकी रोजी रोटी है। पूजा चुनिंदा अगर किसी ने हरकत कर दी तो सारे बुरे नहीं हुए। क्या पूजा जी, ये ऐसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। लेकिन 84 के दंगे की तो, जिस 84 के दंगे की बात करें वो तो बात ही और थी ना। वहाँ तो नहीं, वो हिंदू वाले, आपने वो गलत बोला आपने। 84 के दंगों में हिंदू कौन से थे जलाने वाले, कौन से थे? बिल्कुल गलत बात है। नहीं, ये हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता है पूजा जी। और जो लोग कर रहे थे वो कांग्रेस के बहकावे में थे, और आज सारे लोग सलाखों के पीछे हैं। आज भी सरकार उसकी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन दीदी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर के भाई लोग बात कर रहे हैं ना अशोक स्तंभ की, आज का बिहार तब का मगध के राजा होते थे अशोक, और जिनके नाम पे स्तंभ लगा है ना, वो देश आज भी उनको स्वीकार करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर, बिहार में, इसी वक्त की बात मैं इसलिए इस मुद्दे पर आया, वक्त का सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं हो रहा था तो बिहार प्रदेश में हो रहा था। लेकिन बिहार के, चूंकि बिहार चुनाव का स्टेट है और कांग्रेस और इंडी गठबंधन को यह लग रहा था कि मैं इन मुद्दों पर आऊंगा तो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो मुसलमान हैं वो हमारे पक्ष में आएंगे। लेकिन कल के अंतरिम आदेश के बाद वहां के मुसलमानों को भी पता चल गया है कि सरकार जो कर रही थी वो सही कर रही थी, और वहां चुनाव में भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। पूजा जी, खेल क्या था? मैन खेल जो है वो बताऊं आपको मैं। अभी नाम लिया था ओबराय का पेपरों में 1 रुपया है, लेकिन वैसे करोड़ रुपए जाते हैं। और खाली बावरी मस्जिद कभी गए हो जहाँ पे ये मेवा मिलती है, वो टोटल बफ की दुकानें हैं, मात्र 50,000 रुपये महीने का किराया है। और ब्लैक में कितना किराया जा रहा है, ये डाटा सरकार के पास कलेक्ट किया डाटा ने, कि जो धनवान व्यक्ति, जो अशराफ लोग, जो लोग सत्ता में बैठ कर मलाई खा रहे थे, जिन्होंने बफ पे कब्जा कर रखा था, उन्होंने तो लूटा है। और वो पैसा जो ब्लैक के साथ वाले लोग कौन सी पार्टी के लोग हैं वैसे? कांग्रेस। मैंने तो जड़ जो है जर्नी, जो इसकी देश की जो बेटा गर्क करने वाली है वो कांग्रेस ने है। बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया। क्यों किया? 2 भाइयों को काट कर अलग कर दिया कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस नहीं चाहती तो देश का बंटवारा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नरसंहार नहीं होता। वक्त वोट दिया तो उन अशराफों के हाथ में दिया जो धनवान थे। इसका क्या जवाब है? कांग्रेस के प्रवक्ता ज्वाइन कर गए हैं, मैं जल्दी से। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है और ना मैं इस बात का वो। और देश के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया देश के लिए, वो किस पार्टी ने करा? जिन पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, जिनके लिए खड़े हैं, वो पार्टी तो अंग्रेजों के जो है मुखबर थे वो लोग। तो
आप देखिए ये लोग क्या है, पैसे इनको जो है फंडिंग होती है ये तो गलत बात हो गई ना। अब अगर अपनी बात रखें, आप कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है, कल को आपका कोई बात रखनी है तो उनके लिए फंडिंग हो जाएगी क्या? बिल्कुल देखिए आपको इनको देखिए, ये व्हाट्सएप अब कोर्ट का फैसला आ गया ना, कोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया। नहीं, पर ये बताओ सर, कोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया, कल पहले तो बड़ा खुश हो रहे थे, आपकी पार्टी के भी लोग खुश हो रहे थे, काफी मुस्लिम पक्ष के लोग भी खुश हो रहे थे, फिर बाद में उसी में ही उनको दिक्कत क्यों होने लगी? देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है न। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी इस तरह से देश को उलझाने में लगी हुई है, इसी तरह के मुद्दे लेके आती है जिससे लोगों में बेरोजगारी और भुखमरी, देश जो आप देखिए 85 करोड़ जो लोग देशवासी जो 85 करोड़ देशवासी जो फ्री में राशन ले रहे हैं, गरीबी की तरफ देश जा रहा है। और कोई लोग पूछ न ले, मैं 10-20 करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं 100-200 करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं 1-1 लाख करोड़ की बात नहीं कर रहा, 200 करोड़ से ऊपर जो कर्जा लिया है उसका हिसाब जनता मांग ले। इसी तरह के मुद्दे, इसीलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता को नहीं चाहिए क्या ऐसे मुद्दे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड पे जो शिकंजा कसा जा रहा है, वही करोड़ों की संपत्ति हम जो है सरकार को लाकर देना चाह रहे हैं, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए। उसी से हॉस्पिटल बनेगा, IIT बनेगी, एम्स बनेगा। हम तो वहीं से जो कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में जकड़ ली थी, वही जकड़न छुड़ा रहे हैं। तो अकड़न हो रही है कांग्रेस को, जकड़न छुड़ा रहे हैं तो अकड़न हो रही है कांग्रेस को। वो इन्होंने जब एक मुद्दे से जब भटक जाते हैं ना, देशवासी को ये गुमराह कर देते हैं, तब आप लाइन पे क्यों नहीं ला आप देखिए विपक्षी पार्टी का तो काम है जनता को लाइन पे लाना, तो क्यों नहीं लेकर? अरे विपक्षी पार्टी, और वो भी तब जब आपकी इतनी यात्राएं चल रही हैं, सरकार जनता के बीच में सड़कों पर है। देखिए जनता के बीच में सड़कों पर हर चीज उठाते हैं। विपक्ष ये पार्लियामेंट में कहते हैं विपक्ष नहीं चलने दे रहा। आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।